नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। राजस्थान रोडवेज के जो आईटीआई वालों के लिए पेपर होते हैं उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2013 का पेपर है और नॉन टेक पार्ट का सॉल्यूशन चल रहा है। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आपने वो वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रीवियस पेपर इस प्रकार से एक प्लेलिस्ट है, आप उसे देख लीजिए, उसमें उसके पेपर मिल जाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से यानी कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हिंदी का और 50 नॉन टेक के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम आपको इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नॉन टेक पार्ट्स प्रोवाइड करवाते रहें। आज का पहला और क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन मैथ का क्वेश्चन है तो हिंदी में पढ़ लीजिए क्योंकि लैंग्वेज का यूज मैथ में बहुत कम किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं और मैथ के क्वेश्चन उस टाइम बहुत इजी आया करते थे, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का 45% बराबर है 300 का 20% प्लस 400 का 30% के। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क को x लिखता हूँ मैं यहाँ। x का 45% यानी कि x इंटू 45/100 बराबर है आपके 300 का 20%, 300 का 20% प्लस 400 का आपकी, मैं ये नीचे लिख देता हूँ, प्लस 400 का आपकी 30% की। तो बताइए x की वैल्यू, तो मैं 0 से 0 कट करूंगा, आप भी कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने है। फिर यहाँ ऊपर आपकी मल्टीप्लाई करने से बनेगा 60 और यहाँ बनेगा 120। जब आप ऐड करेंगे तो आपके आएगा 180। तो क्या लिखना है आपको, x का 45% बराबर है आपके 180 के। जब आप इधर ये 100 गुणा में करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए और 45 आपके डिवाइड में आएगा, तो डायरेक्ट कर दीजिए 20 बार और ये आपके 5 9 से कर दीजिए 5 बार, है ना। तो इसे कर दीजिए, आपके ये हो जाएगा। फिर देखिए ये 20 से आपको मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा x बराबर 400। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका वैल्यू आएगी 400। ऑप्शन नंबर बी इन्होंने दे रखा है, यही राइट आंसर है। आई होप आपको सही समझ आ गया होगा। आप भी कैलकुलेशन करके इस उत्तर का मिलान जरूर करें और कमेंट करके बताइए हाँ सही हुआ है या फिर गलत। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दे रखा है, इसको करना है बोर्ड मास नियम से। तो बोर्ड मास नियम का मैंने एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन करवा दिया है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आप भी मिलान जरूर कर लीजिए। पहले बोर्ड मास कहता है डिवाइड करो, तो आपको 1.01 को 0.1 से कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको करना है। ऊपर कर दीजिए आप 10 और नीचे कर दीजिए 100। ये डायरेक्ट अच्छा तरीका होता है, इसे हर कोई कर सकता है। ये देखिए कट गया और ऊपर आपके हैं 1 और नीचे है आपके 10, यानी कि 0.1 आप लिख सकते हैं यहाँ तक की वैल्यू में। फिर आपको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि जो यहाँ वैल्यू आई है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में ऐड कर दीजिए। तो मैं आपको कहूँगा आप कीजिए इस कैलकुलेशन को, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर है। ऑफिशियल आंसर की में भी यही माना है। आप मिलान करके जरूर बताइए क्या यही सही है या फिर गलत। देखिए ये क्वेश्चन समझाने लायक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। और इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना बेटर रहेगा क्योंकि हिंदी में आगे कटा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, 5 क्रमिक संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 48 है, यानी कि 48 है। ए और डी का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए 5 क्रमिक संख्या या क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है लाइन वाइज संख्या, जैसे 1 2 3 या फिर 2 3 4, यानी कि 58 56 57 58, इस प्रकार से जो लाइन वाइज चलती है वो होती है क्रमिक संख्या। अब देखिए इंग्लिश में इसे पढ़ लीजिए, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स ए बी सी डी ई इज 48, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी, यानी कि ए और डी का गुणनफल पूछा है, आपको क्या होगा। तो मैं पहले आपको कहूंगा, मान लेते हैं कोई, मेरा तरीका सिंपल होता है, 5 संख्याएं दी है, औसत, तो औसत आपको हमेशा ध्यान रखना है बीच वाली संख्याएं होती है। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ लिखना शुरू करता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई बट्टे संख्याओं का योग
संख्याओं का योग बट्टे संख्या, कितनी संख्या है 5, बराबर इनको दे रखा है 48। अब देखिए ये 5 इधर डिवाइड में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई। 5 को आप 48 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये देखिए आपके 48 इंटू 5, ऐसा करना है आपको। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 का 4 और 20 और 24, 240 होना चाहिए आई थिंक, तो ये 240 आपको लिख लेना है। अब देखिए एवरेज का मतलब होता है कि बीच वाली संख्या, इधर भी दो छोड़ दीजिए, इधर भी दो छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या आपके 48 इन्होंने दे रखी है। अब क्रमिक है तो ये होगी आपके 46, 47, 48, 49 और 50। क्रमिक संख्याओं का मतलब या औसत का मान होता है सेंटर वाली संख्या की वैल्यू। तो दो इधर छोड़ देते हैं, दो इधर छोड़ देते हैं, तो सेंटर में आता है सी। सी का मान इन्होंने 45 दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं कि ए और डी क्या आएगा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ए बी सी डी और ई। एवरेज दे रखा है, एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो इन्होंने कह रखा है कि बीच वाली संख्या ये सी है, इसका मान है 48। आपको कह रखा है क्रमिक संख्या, क्रमिक यानी कि लाइन वाइज चलने वाली, तो हम कह सकते हैं ए का मान 7, इसका ये होगा 46 होगा, इसका 47 होगा और इसका 49 होगा और फिर इसका 50 होगा। ये वैल्यू हम मान सकते हैं। अब आपको करना है ए और डी का प्रोडक्ट, ए और डी की गुणा करनी है, तो ए ये रहा, डी ये रहा, गुणा कर दीजिए। आपके जो आंसर आएगा वही कैलकुलेशन है, गुणा आप जरूर कर दीजिए और बता दीजिए क्या यही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 2254 गुणा करने पर आ रहा है, तो इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में यही माना है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। 13 कुर्सियां और 5 मेज 8280 रुपए में खरीदी गई। यदि एक मेज की औसत लागत इतनी है तो बताइए एक कुर्सी की औसत लागत आपको बतानी है। औसत का मान आप मान लीजिए बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या मतलब यानी कि इन्होंने 5 टोटल तो खरीदी है, 5 कुर्सियां खरीदी है, यानी कि 13 कुर्सियां और 5 मेज खरीदी है। इन इन सभी का रुपए इन्होंने दिया है 8280 रुपए में, ये सारी चीजें इन्होंने खरीद ली है। लेकिन औसत का मतलब है जो ये 5 मेज है ना, 5 मेजों में से बीच वाली मेज का इतना रुपए है। बीच वाली मतलब 5 है तो मान लेते हैं ये ए बी सी डी और ई, 5 मेजें हैं, 5 में से इसका मान इन्होंने आपको दे रखा है। इसका मान इन्होंने दे रखा है 1227 रुपए। अब देखिए मेज की कुर्सी की सभी की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि एक मेज के उतने ही 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये आपको करना कैसे है, 1227 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप फटाफट से कर दीजिए मल्टीप्लाई। मुझे लगता है जब आप वैल्यू करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आएगा 6135। खैर आप भी मिलान जरूर कर लीजिए, आपके पास कॉपी पेन होगा, कैलकुलेशन होगा तो आप वो भी कर लीजिए। ये देखिए ये आपके सामने आई है सभी कुर्सियों की। अब देखिए 8280 में से जब आप 6135 माइनस करेंगे तब आपके पास टोटल कुर्सियों की लागत आ जाएगी, और टोटल कुर्सियों में यदि आप 13 का भाग देते हैं तो वो आ जाएगी। अब देखिए आपको ये करना क्यों है, क्योंकि औसत का फॉर्मूला भी यही होता है, संख्याओं का योग बट्टे संख्या इंटू 100। तो आपकी संख्याओं का योग है, इन्होंने दे रखा है 5, संख्याओं का योग कितना है ए बी सी डी ई, या ऐसे करके आपको 5 तक मल्टीप्लाई करना है। टोटल 5 है यानी कि संख्या 5 है, और आपको ये एवरेज दे रखा है 1227। तो 1227 को मैंने इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया है। तो यही आप फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी 165 आएगा, यानी कि कुर्सियों की लागत 165 हो गई। फिर चलिए मैं थोड़ा और इस पर टाइम देता हूँ। 8280 में से जब आपने मेज की लागत यानी कि 6135 माइनस की तो आपके सामने कितना बचा है वो आपको बताना है। 2145 बचना चाहिए। आप भी कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। पेपर में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और तरीका आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आंसर आएगा। 2145 आपकी कुर्सियों की है। अब देखिए टोटल कुर्सियों की हमने निकाल दी है 2145, लेकिन कुर्सियां तो 13 है ना, तो आपको 13 से इसे भाग करना है, और जब आप 13 से भाग करेंगे तो आई थिंक 165 आ रहा है, वो आपका उत्तर होगा। मिलान आप जरूर कीजिए, तरीका मैंने बता दिया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 40। तीन संख्याओं का औसत 135 है। अब औसत 135 है यानी कि बीच वाली संख्या 135 है। सर्वाधिक बड़ी संख्या 195 है, और अन्य दोनों संख्याओं के बीच अंतर आपको 20 दे रखा है। सबसे छोटी संख्या क्या है वो ज्ञात करनी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तीन संख्याएं हैं उनका औसत, तो मान लेते हैं संख्याएं हैं ए बी और सी। ए बी और सी इनका औसत
औसत का फॉर्मूला पता है ना, तीनों का योग बटे जितनी संख्या है उतना बराबर आपको दे रखा है 135। अब आप जब तीनों का योग ज्ञात करेंगे तो इस 3 को इधर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये देखिए गुणा मैं आपको करके बता देता हूँ। 135 इंटू 3 कर दीजिए, 5 की 15 और आपके 9 एक 10 और आपके 3 एक 4, 405 आना चाहिए। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 405। तीनों का योग आया है आपके 405। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया है, तो आप कहेंगे 405। अब देखिए बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या कोई भी मान लीजिए, मैं सी को मान रहा हूँ बड़ी संख्या 195 है, तो ए बी की करना है, ए बी का कैलकुलेशन ज्ञात करना है। तो 405 में से 195 माइनस कर दीजिए, जीरो आपकी और 10 एक और आपके 210, यानी कि ए प्लस बी आपकी कितना है 10। आप लिख दीजिए ए प्लस बी बराबर 210 आया था क्या, 210 आपको लिखना है। तो आपकी क्या था, ए प्लस बी बराबर कितना था 210। और इन्होंने दे रखा है दो संख्याओं का अंतर, अन्य दो संख्या यानी कि बड़ी वाली संख्या को छोड़कर अन्य दो संख्याओं का अंतर भी दे रखा है। अंतर होता है a माइनस बी बराबर इन्होंने दे रखा है 20। अब आपको वो फॉर्मूला तो पता होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस चिन्ह ए प्लस का है, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और ये दोनों कट जाएंगे, अलग निशान के हैं, और ये आपके जुड़ जाएंगे, तो 200 आपके कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। और जब आप ए दो इधर गुणा में उधर भाग में करेंगे तो आपके आएगा 115। ए की वैल्यू आएगी 115, ए की वैल्यू 115। तो अन्य संख्याओं का बीच का अंतर कितना है, 20 का अंतर है, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना है, 20 माइनस करना है, तो वो आ जाएगा आपके 95। तो सबसे छोटी संख्या होगी 95 वाली, ऑप्शन नंबर ए बी ए इसका सही आंसर है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आप भी कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर आया है या नहीं, इसका भी चेक करने का एक तरीका है। इन्होंने कहा है औसत 135 है, तो आप कर दीजिए 95 में पहली संख्या है, फिर आपकी 115 आई थी, और फिर आपके तीसरी संख्या इन्होंने दे रखी है 195। तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे दीजिए, 135 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ से सामान्य हिंदी का पार्ट शुरू होता है, नॉर्मल हिंदी की क्वेश्चन है, स्पीड से इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैथ यहाँ खत्म होती है और आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट यहीं एंड होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, इनकी निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। मेरे को भी जाना है, मैंने भी जाना है, मैं भी जाना है, मुझे भी जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे तो आप नॉर्मल सेंटेंस कर सकते हैं। आगे देखिए, मैं शनिवार को घूमने नहीं जाऊंगा, मैं शनिवार के दिन। अब देखिए शनिवार के दिन कैसे आ सकता है, शनिवार एक खुद दिन का नाम है, और एक ही सेंटेंस का मतलब होता है कि एक बात को बार बार नहीं लिखना। या तो शनिवार लिखना था या दिन लिखना था, दोनों साथ में आए हैं, यानी कि सेंटेंस नहीं होगा। मैं शनिवार में घूमने जाऊंगा, कदापि नहीं, आपको पता चल गया यहाँ में की गलती है। मैं शनिवार वाले दिन घूमने नहीं जाऊंगा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मैं शनिवार को घूमने नहीं जाऊंगा, ये वाला राइट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43, इनमें भी करेक्ट आपको देखना है सही कौन सा है। चारों ओर अंधकार है, चारों ओर बड़ा अंधकार था, सही हो सकता है। चारों ओर, यहाँ और ये गलत वाला लिखा है, ये वाला नहीं हुआ। चारों ओर घना अंधकार था, चारों ओर बहुधा अंधकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चारों ओर घना अंधकार था। यहाँ घना वर्ड यूज करेंगे, बड़ा बहुधा बहुत ये वाला यूज नहीं करते। घना यानी कि घोर, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों की वर्तनी दी गई है। सही वर्तनी यानी कि सही लिखे हुए शब्द को छांटना है। कौन से चारों में से गलत है। संबंधी, इसमें मैं आपके नहीं आएगा, मैं पूरा लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ गलती है। यहाँ देखिए मैं पूरा लिखा हुआ है, ये गलती है। यहाँ आपके देखिए मैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन धी की मात्रा गलत लिखी हुई है, ये वाला सही है संबंधी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही है, संबंधी में बड़ी ई की मात्रा होती है, जैसा कि इन्होंने लगा रखा है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, कुरुति, कुरीति, कुरीति, ये वाला री छोटी लगा दी इसलिए गलत हुआ, और इसमें बड़ी कू लगा दी इसलिए गलत हुआ। इसमें दोनों बड़ी लगा दी रीति में, तो ये वाला सही है। री बड़ी आएगी और ती छोटी आएगी, और कू भी आपके छोटा आता है। ये वाला आपको ध्यान रखना है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ देखिए सही कौन सा है, चरमोत्कर्ष, मंत्र दृष्टा, दृष्टा में इस प्रकार से लगा होता है, कर्ष में ये वाला शय होता है शायद,
और ये वाला सही है, मनुष्यों वर्ड एकदम सही लिखा हुआ है। पुनर्जागरण में यहाँ कोई भी गलत सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 47 का ले रखा है ऑप्शन नंबर ए सही मान रखा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागरण, जागरण। इस प्रकार से यदि रह लगाते हैं यहाँ से विसर्ग घटा के, तो इस प्रकार से बनना चाहिए पुनर्जागरण। तो लेकिन इन्होंने लिखा है पूर्ण पूर्ण जागरण, तो ये वाला गलत है, मैं इससे कदापि सहमत नहीं हूँ। हालांकि इसका क्या राइट हो सकता है, आप भी बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे लगता है पुनः जागरण होता तो वो वाला हम सही मान सकते थे, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। ऑफिशियल आंसर की में इसे आंसर माना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, विकल्प में से चुनिए। आपको वही चुनना है। एक ही क्वेश्चन, रेखांकित यानी कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका पर्यायवाची चुनना है। क्वेश्चन नंबर 48, विद्यालय के विद्यार्थियों में स्पर्धा स्पर्धा की कौन अधिक अंक प्राप्त है। स्पर्धा है कि कौन अधिक अंक प्राप्त करता है। स्पर्धा का मतलब होता है होड़, प्रतियोगिता, इस प्रकार से इसके पर्यायवाची होते हैं। लगन नहीं कह सकते, ईर्ष्या नहीं कह सकते, संघर्ष, मेहनत होता है, लेकिन होड़ सही है। या इस होड़ की जगह एक और वर्ड आ सकता था या शब्द आ सकता था, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता है, आपस में स्पर्धा है, आपस में दौड़ है, ये वाली आप कह सकते हैं होड़ है। निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में असंगत शब्द को चुनिए, यानी कि जो तीन तीन में से अलग है उसे चुनिए। देख, भूप यानी मतलब होता है राजा, नरेश और महेश, इन तीनों का मतलब होता है राजा। और रंक का मतलब होता है राजा का, ये विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सबसे अलग यही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पुरुषार्थ का समानार्थक यानी कि पुरुषार्थ शब्द का पर्यायवाची क्या है। पुरुष, पुरुष पुरुष तो एक आपके व्यक्ति को संकेत करता है। उदारता नहीं कह सकते, उदारता दया इस प्रकार का भाव है। महानता भी एक प्रकार का भाव है, लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष, यानी कि कर्म करने की जो इच्छा है वो पुरुष या फिर पुरुषार्थ कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आई होप आपको पूरा पेपर आपने देख लिया। इसका सॉल्यूशन, इसका टेक्निकल पार्ट वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर पहले से हो रखा है, आप वहां से देखिए। इलेक्ट्रिकल का आगे पेपर सॉल्यूशन हो रखा है, हमने कंप्लीट करवा दिया है। और आगे की भी नॉन टेक पार्ट देखने के लिए यानी कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कहीं भी क्वेश्चन में कोई गलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।